This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 2 ऑक्टोबर 2023 चरकचिकित्सास्थान अध्याय 3 शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्रमूर्धानं चराचरपतिं विभुं स्तुवन्नाम सहस्रेण ज्वरान् सर्वान् अपहति। तो विष्णु सहस्र नाम से सभी ज्वर की मुक्ति इस प्रकार की हो सकती है। ब्रह्मांडम अश्विनौ इंद्रम हुतभक्षम हिमाचलम गंगाम मरुद्गणांश्चेष्ट्या पूजयन् जयति ज्वा। तो ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, हिमाचल, हिमाचल भी इसमें आ गया, ये काफी अजीब है। गंगा, मरुदगण, इनको इष्टि से पूजन करके यानी कि याग करके जो पूजा करता है वो सभी जोरों को जीत लेता है इस प्रकार से। तो ये तो इसके बारे में मालूम नहीं। हम जो गुरुकुल में चलाते हैं उसमें ब्रह्मा से लेकर आहुतियां देते हैं। तो ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र और फिर धन्वंतरी, भरद्वाज, इस प्रकार की आहुतियां वहां पे दी जाती है जो डल्लन ने टीका में बताया है इस प्रकार से। तो इसमें अग्नि भी है, युद्धभक्ष भी है और हिमाचल भी है। ये काफी अलग इस प्रकार का है। तो उसके दृष्टि से कुछ देखना चाहिए। भक्त्या मातुः पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च जपहोम प्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ज्वराद् विमुच्यते शीघ्रं साधूनां दर्शने। तो भक्ति पूर्वक अगर माता पिता गुरु इनका पूजन करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तपसा तप करते हैं, सत्येन नियमेन च, सत्य और नियम का पालन करते हैं, जप होम प्रदानेन, जप होम और दान देना, वेदानाम श्रवणेन च, और वेदों का श्रवण, साधुनाम दर्शनेन च, एवं सज्जनों के दर्शन से ही ज्वरात् विमुच्यते शीघ्र, तात्काल ज्वर से मुक्ति होती है। तो ये इन बातों पे हमने कभी ध्यान इस प्रकार का दिया नहीं है कि इस प्रकार से आधिदैविक एस्पेक्ट से भी, आधिदैविक चिकित्सा से भी ज्वर से मुक्ति इस प्रकार से होती है। तो इसमें काफी है, लेकिन ये सबसे पहला जो शब्द है भक्त्या, इस प्रकार से
उसको ज्यादा महत्व है। तो भक्ति पूर्वक अगर ये बातें करते हैं तो अ, ज्वर से या किसी भी रोग से मुक्ति हो सकती है। ज्वरे रसस्थे वमनम उपवासं च कारयेत सेकप्रदेह रक्तस्थे तथा संशमनानि च। ये भी मैंने बताया था कि रसस्थ अगर ज्वर है तो वमन और उपवास, वैसे रसजानाम विकारणाम सर्वम लंघनम औषधम, ये सूत्र स्थान 28वें अध्याय में बताया गया है। सेक और प्रदेह रक्त के लिए है। इसके बारे में मैंने बहस की थी कि आज के जो वात विकार वगैरह है जिनको नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है, वो नर्वस सिस्टम के जरिए मज्जा धातु से जोड़ते हैं, वो हमारे हिसाब में ठीक नहीं है। वो मेद धातु है एक तो, नहीं तो रक्त है इस प्रकार से। और फिर सेक और प्रदेह, ये चिकित्सा उसमें करनी है। तो केरल में सेक के बारे में ज्यादा प्रचलन है। और एक किताब भी उनकी छोटी आती है, धाराकल्प, केरलीय धाराकल्प, इस प्रकार से। तो शायद ये रक्त के हिसाब से उसको प्रचलन में लाना, जैसे ये तैल धारा है या तक्र धारा है, शिरोधारा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये रक्त के लिए काम करती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। येथे सेक म्हणजे रक्तावसेक असेल का? हो सकता है सेक का ये भी अर्थ है एक तरीके से, लेकिन वहां पे सिर्फ सेक शब्द का प्रयोग नहीं होता। वहां पे रक्तावसेक ऐसा ही बताते हैं कि केवल सेक इस प्रकार का नहीं बताते हैं। और सिंचन इस प्रकार से ये सेक शब्द का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। लेकिन गौण रूप में ये शायद बात हो सकती है कि रक्तमोक्षण, रक्तावसेक, ये बात हो सकती है। तथा संशमनानि च, और वैसे संशमन ये रक्तस्थ में करने हैं। विरेचनम सोपवासम मांसमेध स्थिते हितम। मांसमेध स्थिते, ये ज्वर की बात कह रही है। अब ये जो मायवरू का कहना था कि दोष अगर इन धातुओं में है तो कलिंग का पटोल से पत्रंग टकोरेड़ी वगैरह जो रसपाचक पकच वगैरह का प्रयोग करना है। यहाँ ज्वर रसस्थ है, मांसमेधस्थ है, इस प्रकार की बात की है। तो दोनों में फर्क है कि एक में दोष वहां पे रहता है और दूसरे में व्याधि वहां पे रहता है, इस इन धातुओं में रहता है इस प्रकार से। और वैसे संप्राप्तियों में जो बात आती है तो वहाँ व्याधि है या दोष है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। पित्त प्रधान कुपिता यथोक्ते कुपनिर्मला तत्रा निलेन बलिना क्षिप्तम पित्तम हृदय स्थितम दमनिर्दश संप्राप्य व्यापनवत् सकलांतरम श्लेष्मत् वक्रक्तमांसानि प्रदुष्यांतरम आश्रितम। ये संप्राप्ति जो पांडुरोग की बताई गई है उसमें तत्र पित्तम पृथक स्थितम त्वच स्थितम, पित्त त्वचा में रह जाता है और फिर त्वंगमांस से यस्तोत्कुरुते त्वचे वर्णन पृथक वेतन, यहाँ दोष के बारे में बताया गया है। कि पित्त प्रधान इस प्रकार के दोष प्रकुपित हुए हैं और वो पित्त अलग होकर मांस में श्लेष्मद रक्त मांसानी प्रदुष्य, इनको दूषित करके इस प्रकार के बताया गया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दोष वहां पे रहता है, ये निर्देश है। और यहाँ ज्वर वहां पे रहता है, ये निर्देश है। तो ये ग्रंथों में क्या एक्चुअली वर्णन आया है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर रोग उस धातुओं में स्थित है तो शायद ये चिकित्सा जो सभी है ज्वर को उपलक्षण मानकर दूसरा कोई रोग इन धातुओं में स्थित है तो ये जो चिकित्सा बताई गई है ये ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। वैसे ये जो अरुचिश्चास्य वैरस्य वगैरह जो रस स्थित दोष इस प्रकार के बारे में बताया है, वहां पे दोष धातुओं में स्थित इस प्रकार के है। और ये दोषों का वहां पे रहना और धातुओं का रोग का वहां पे रहना, इसको इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं।
अस्थिमज्जगते देया निरोहा सानुवासनाः। अस्थिमज्जगत में निरोह अनुवासन के साथ देने हैं। तो ये बात सभी जगह इस प्रकार से आएगी कि कैंसर धातुओं में स्थित है या कैंसर के दोष धातुओं में स्थित है। दोनों के तरीके अलग हो गए। अभी हम कैंसर के दोष धातुओं में स्थित है इस प्रकार के रसमांस रसपाचक मांसपाचक वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो शायद कैंसर ही धातु में स्थित है तो ये विरेचन सोपवासन मांसमेध स्थित हितम ये बात होगी। और विरेचन चिकित्सा इस तरीके से नहीं की जा रही। एक अहम मुद्दा रहेगा। शापाविचारात् भूतानां अभिसंगाच्चयो ज्वरः दैवोपाश्रयं तत्र सर्वम् औषधम् इष्यते। शाप अभिचार और भूत अभिसंग इससे जो ज्वर निर्माण होता है वहां दैवोपाश्रय सभी औषध प्रशस्त है। अभिघात ज्वरो नश्यत पानाभ्यंगेन सर्पिषा रक्तावसेकैर्मध्यैश्च सात्मेर्मांसरसौदनैः। तो ये करके यहाँ पे छोड़ दिया कि दैव उपाश्रय सर्व औषध वहां पे करना है इस प्रकार से। तो प्रणयन स्वस्ति प्रणिपात वगैरह वगैरह इस प्रकार के या देवताओं का दर्शन वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो बात कही गई है यही यहाँ पे दैव उपाश्रय चिकित्सा होगी। अभिघात ज्वर जो है वो पाना अभ्यंग सर्पिश से और रक्तावसेकैर मध्यैश्च सात्मेर मांस रसोदनैः इससे नष्ट होता है इस प्रकार से। तो यहाँ सर्पिक का अभ्यंग और पान ये बताया है, घृत का अभ्यंग और पान बताया है। जनरली हम वात व्याधि है करके तेल का अभ्यंग करेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से घृत का निर्देश है। और अभिघात ज्वर में जो यहाँ पे बताया जाता है प्रायो रक्तम प्रदूषयन् सर्वथा शोभ विवरणम सर्जन करोते ज्वर। अभिघात ज्वर में वात प्रकोपित प्राय होता है और फिर वो सरोज और सशोथ इस प्रकार का ज्वर निर्माण करता है। उसका पहला श्लोक प्राय रक्तम ईरेयन इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि यहाँ रक्त दुष्टि प्रधान इस प्रकार की है और फिर रक्तावशेक ही ये चिकित्सा है और पाना अभ्यंग घृत का इस प्रकार का है। जब ये पृष्ठ कशेरुका कटी कशेरुका पर आघात होता है और नीचे के सभी हिस्से का संज्ञा हानि और कर्म हानि इस प्रकार की हो जाती है। काफी इस प्रकार के मरीज दिखते हैं एक्सीडेंटल केसेस में। लंबर या सैक्रल वर्टिब्रा पर आघात हो गया और फिर पूरे पैर जो है वह संज्ञाहीन और कर्महीन इस प्रकार के हो गए। एलोपैथी में कोशिश करते हैं ऑपरेशन करने की। ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो कुछ हद तक आराम मिलता है, लेकिन ये काफी मुश्किल मामला होता है और पूरी तरीके से नुकसान होने का संभव ज्यादा होता है। ऐसी अवस्था में हम वातव्याधि समझकर उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर स्नेहन स्वेदन वगैरह इस प्रकार की बात होती है। वहां जहां पे आघात हुआ है वहां वात और रक्त इन दोनों का संबंध है। तो गणेश महाराज ने यहाँ पे जलों का उच्चारण शुरू किया था। और जहां पे आघात हुआ है या जहां तक सेंसेशंस है वहां लीच एप्लीकेशन करने का इस प्रकार से 4-5 लीच। तो देखा गया है कि थोड़ी थोड़ी संवेदना आने लगती है और फिर कर्म भी थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। भट्ट सर के यहाँ एक केस थी और मैं जब उनके पास जा रहा था तो उसको 3 बरस हो गए थे। पूरे कटी में आघात हुआ था और बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है ऐसा एलोपैथी में बताया गया था। और उनका एक नियम था कि जो घर पे दवाई बनेगी वही प्रयोग में लाएंगे, बाहर से कुछ भी दवाई खरीद कर देंगे नहीं इस प्रकार से। तो उनके पास सिर्फ सुवर्णमाक्षिक उनके हिसाब से बनाया गया था। तो सुवर्णमाक्षिक के ऊपर
उनकी चिकित्सा चल रही थी और 3 बरस में वो अपने पाँव पर खड़े हुए और थोड़ा आधार से चलने लगे। यहाँ पर प्रगति हुई थी। तो इसमें शायद और दवाइयों का प्रयोग करते और पंचकर्म तो करते नहीं थे, तो अगर उस करते तो कल ही अलग माहौल होता उस प्रकार से। लेकिन फिर भी बिल्कुल कुछ होने की संभावना नहीं है, वहाँ सुवर्णमाक्षिक से इतने फायदे मिल गए, तो रक्त की ही चिकित्सा करनी है, ये अहम है। और जलोकावचारण इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। जहाँ पे आघात हुआ है, वहीं पे जलोका लगाए, तो हमारे पास मरीज काफ़ी बरसों के बाद आते हैं। तो फिर भी ये चिकित्सा कुछ हद तक निश्चित रूप से फायदेमंद होती है। तो रक्तावशेक ही ये एक बात है और मैंने भी सर्पिक का अभ्यंग नहीं किया है। आभ्यंतर स्नेहपान में गुगुल तिक्त का घृत ये देते हैं। लेकिन उसी का शायद अभ्यंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मध्यस्थ सातमेर मांस रसवदन ही सातम्य मध्य और मांस रसवदन इस प्रकार का स्वर्णमाक्षिक 3 वर्ष वापरले होते का, यस 3 बरस तक कर रहे थे। उनका एक कॉम्बिनेशन रहता था, हर पुड़ी में माका रहता था, भृंगराज। और उनका कहना था कि माका भृंगराज का प्रयोग अ, पक्ष और श्राद्ध के लिए किया जाता है। तो ये पूर्व इस प्रकार के ग्रह बाधा वगैरह है, इनमें ये माँ का काम करता है, ऐसा उनका कहना था। ये एक बात। सभी में गंधक, शुद्ध गंधक का प्रयोग करते थे। ये कहाँ से घुस गया था मालूम नहीं थे, लेकिन हर पुड़ी में गंधक और भृंगराज ये होते ही थे। फिर बाकी द्रव्य क्या डालने हैं नहीं डालने हैं, ये अलग बात इस प्रकार की होती थी। फिर भी मैंने एक भी मरीज में गंधक की एलर्जी हुई ऐसा देखा नहीं। क्योंकि सल्फा ड्रग्स की एलर्जी होने वाले मरीज होते हैं और फिर ये मुसीबत वाला मामला होता है। लेकिन उनका डोज बहुत ही कम था, एक 5-10 मिलीग्राम इतना ही डोज गंधक का देते थे। और माका का भी थोड़ा सा उससे ज्यादा, इसमें ज्यादा डोज नहीं रहता था। और फिर उसके साथ सुवर्णमाक्षी क्या और कुछ दवा डालनी है वो इस प्रकार से डालते थे। तो मेरा कहना था कि अगर इस दृष्टि से करना है माका, तो सभी मरीजों में डालने की जरूरत है क्या, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाएगा। तो शायद भृंगराज का वैद्य भट्ट, अशोक भट्ट नाड़ी वैद्य थे। और 1-1.5 बरस तक मैं उनके पास गया। फिर फणसलकर उनके गुरु रहे थे। और जब उन्होंने फणसलकर के बारे में, कोल्हटकर सर के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दिया, तो मैंने वो छोड़ दिया। और फिर मैं फणसलकर से यहाँ जुड़ गया इस प्रकार से। लेकिन उनके फॉलोअर्स है ये जाते गांवकर और उदय पेंट से, ये उनके सिस्टम फॉलो करते हैं इस प्रकार से। उदय पेंट से फिर भी इंटीग्रेटेड करता रहा, जाते गांवकर शुद्ध आयुर्वेद करता रहा इस प्रकार से। तो हिस्ट्री टेकिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, नाड़ी देखते थे और फिर सीधे दवाइयों पर उतर आते थे, इस प्रकार की उनकी खासियत थी। लेकिन नाड़ी से भी रोग का पता नहीं चलता था, दोष के बारे में पता चलता था और उसके आधार पर फिर सवाल पूछते थे और बहुत इम्प्रेस हो जाते थे पेशेंट इस प्रकार से, केवल नाड़ी दर्शन करके ये बताते थे इस प्रकार से। तो साथ में इस प्रकार का मांस रसौदन, मध्यस्थ साथ में ही, साथ में मध्य और मांस रसौदन, साना हो मध्य सात्म्यानां मदिरा रस भोजने क्षतानां व्रणितानां च क्षतव्रण चिकित्सया। तो अगर आना हो उसके साथ में है, तो मध्य साथ में अगर है तो मदिरा रस भोजन ही, मदिरा और रस भोजन। पांचभौतिक चिकित्सा में भी गिनती की 5 से 6 औषधियां को हर जगह प्रयोग करते हैं। वो एक अलग है इनका, जो दातार गुरु जी का रहा है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि पांचभौतिक चिकित्सा में मूल ग्रंथों के आधार पर और कुछ बदलाव ला सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल
दातार गुरु जी का जो प्रचलन है वो तो वैसे ही चालू रखना है। इसमें इमरजेंसी केसेस ज्यादा आते ही नहीं है इस प्रकार से पंचभौतिक चिकित्सा में। और ये जो दवाइयाँ सभी काम करते हैं, फर्स्ट व वरांगक वगैरह वगैरह, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इमरजेंसी में क्या करें? जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो या बाकी अन्य इस प्रकार की हो, ये भी शायद ठीक कर सकेगी, लेकिन रोग का आवेग अगर ज्यादा है तो मृत्यु होने की संभावना ही ज्यादा रहेगी इस प्रकार से। तो उस दृष्टि से मैं वहां से थोड़ा सा अलग हो गया। फणसलकर जी का कहना कुछ अलग था। धातु पाचकों के बारे में वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने काफी प्रचलन में लाया, रसपाचक रक्तपाचक वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फणसलकर का कहना था कि थोड़ा थोड़ा अंतर होता रहता है। गुळूचामलक गोक्षुर ये रसायन चूर्ण है, गुळूचामलक मुस्त ये अस्थिमज्जा पाचक इस प्रकार का है। तो मुस्त और गोक्षुर ये थोड़ा सा अंतर हो गया इसमें इस प्रकार से। एक का अस्थिमज्जा के ज्वर के लिए और एक रसायन के हिसाब से इस प्रकार से। तो उनका कहना था कि धातु पाचकों के बजाय हर मरीज के अनुसार कॉम्बिनेशंस करके दे देना। ये उनकी खासियत थी, लेकिन ये काफी मुश्किल मामला है। बेहतर ऑप्शन रहता है कि धातु पाचक भी दे दे और फिर हमारी दृष्टि से कुछ अलग द्रव्य देना है तो वो भी उसमें जोड़ दे इस प्रकार से। लेकिन फणसळकर की यह खासियत थी, वो करते थे इस प्रकार के पंचतिक्त गुगुलघृत मेरुदंडावर अभ्यंगासाठी नेहमी वापरतो, पीआयडी एटसेट्रा रुग्णामध्ये, तसेच जानुसंधीवर जीर्ण रुग्णात और ऑस्टियोआर्थराइटिसच्या रुग्णात। तो ठीक है। तो तुम प्रयोग करते रहते हो इसका बाहर से लगाने के लिए, तो मैं अभी थोड़ा सा देखूंगा इसके बारे में कि करना है। तो हमारे हिसाब में वात व्याधि में रक्त और वात ये दोनों प्रधान है। वात के दृष्टि से बस्ती देना ये एक अहम चिकित्सा रहेगी, और इसके दृष्टि से रक्त के दृष्टि से रक्त मोक्षण वगैरह वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा रहेगी। और वैसे रक्त एक कॉमन दूष्य सभी रोगियों में पाया जाता है, ये भी एक बात बताई है। सुश्रुत ने एक मैट्रिक्स बनाया है, ये चरक में भी आया है, अंत में सिद्धि स्थान में। तो इसमें वात पित्त कफ रक्त आम और कुछ मर्म ऐसा व्याधि पक्का याद नहीं है, इनके अनेक विध कॉम्बिनेशंस होते हैं। और फिर इसको भली भांति कैसे देख पाएंगे, ये एक अजीब मुद्दा इस प्रकार का है। वैसे जो नए रोग है उनके बारे में कैसे सोचे, ये एक अहम मुद्दा है। कैंसर हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत एक सारे तरीके से आ रहे हैं, तो इन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे? तो अगर हम दोष दूष्य विनिश्चय और सामावस्था निरामावस्था इसको अच्छी तरीके से अगर कर पाएंगे तो अच्छा हुआ। अभी फिलहाल ऐसा हुआ था कि सीएनएस लिम्फोमा, ये बहुत ही अजीब केस है। जनरली लिम्फोमा जो है वो एक्सिलरी या नेक ग्लैंड ने या सुप्राक्लाविकुलर ग्लैंड्स में होता है या ग्राइन में होता है इस प्रकार से। लेकिन ये ब्रेन में लिम्फोमा और फिर उसके जरिए कर्म हानि, संज्ञा हानि कुछ हद तक इस प्रकार की परिस्थिति थी। 2 बार ऑपरेट कर चुके थे, रेडिएशन दे चुके थे, फिर तीसरी बार रिकवर हो गए। केस वेस्ट बंगाल में थी। तो दिखाने के लिए पुणे में आ गए इस प्रकार से। और उस समय वो खड़ भी नहीं हो पा रही थी। चलना 1-1 इंच आगे बढ़ सकती थी, इतना ही चलना मुश्किल था इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ये तो ओपीडी लेवल पर नहीं कर सकते, एडमिट करो। पुनर्वसु में एडमिट किया। और फिर शुरू में सामावस्था थी तो वेतरण बस्ती
शुरू किए। शुरू में अनुवाद संधि है, फिर वैतरण बस से शुरू किए। जैसे वैतरण शुरू हुआ तो उसमें सुधार आने लगा और 5-6 दिन में वो खड़ी होने लगी, फिर वॉकर के जरिए चलने लगी वगैरह वगैरह। एक 3 हफ्ते या 1 महीने तक पुनरुस में थी। और फिर वापस चली गई, तो काफी सुधर गई थी, अपने पाँव पर चलते चलते चली गई। 3 महीने बीच में चले गए। हमारी दवा चालू थी और उसको सिर्फ स्नेहन करने के लिए कहा था। अब अचानक एक दिन उनका फोन आ गया कि उसको कन्वल्जन्स आ रहे हैं। और वो घबरा गया था, उसका जो पति था वो घबरा गया था। ये कुछ बोल रही थी वो पता नहीं चल रहा था। उसका स्पीच स्लर था। तो फिर मैंने कहा कि आप वहाँ पे किसी अस्पताल में जाके एक बार इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, फिर मुझे बता देना इस प्रकार से। तो टाटा में चले गए। टाटा के अस्पताल में कोलकाता में। और फिर हमें कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, कुछ आगे बताया ही नहीं। फिर एक हफ्ते के बाद उसने रिपोर्ट्स भेजे उसके, और वो जो लीजन था 2.3 वगैरह ऐसा कुछ लीजन था ब्रेन में, वो गायब हो गया था। लीजन बिल्कुल नहीं था। उनका कहना था अभी जो एपिसोड हुआ है वो ब्लड सप्लाई कम होने के जरिए हुआ है। क्या बोलते हैं उसको, इश्चिमिक चेंजेस, इस प्रकार से हुआ है। और ये ट्रांजिएंट था इश्चिमिया। तो उन्होंने ऑक्सीजन सलाइन वगैरह देके वो ठीक हो गई। और फिर उन्होंने लेविप्रिल फिर भी शुरू कर दिया इस प्रकार से। फिर भी इस प्रकार का लीजन केवल 3 महीने में नष्ट हुआ। ये बहुत ही बढ़िया चीज इस प्रकार की है। तो अभी हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, और एलोपैथी के दृष्टि से क्या हुआ ये लोगों में ज्यादा दिलचस्पी है, या लोगों को कहने के लिए भी ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो अभी मुझे लगता है कपाल रंध्र दौत्य और कर्ण रंध्र दौत्य का ये फल है। अभी जितने भी मेरे पास ब्रेन ट्यूमर के केसेस है, चाहे मेनिंजियोमा, अकाउस्टिक शानोमा, या फिर एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ये सभी दो अंत में जो दो है वो कैंसर के है, और मेनिंजियोमा और अकाउस्टिक श्वानोमा ये नॉन मेलिग्नेंट है इस प्रकार से। अब ये तो डेफिनेटली मेटास्टेटिक था और कैंसर ही था, ये तो कंफर्म था डायग्नोसिस इस प्रकार। तो जैसे ये शुरू किया है वैसे उसके अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, खास करके ब्रेन ट्यूमर में। तो अभी मुझे लगता है कि ब्रेन ट्यूमर को ही ट्रीट करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। वैसे मेदोयोग का प्रयोग करते हैं, रक्तपाचक का प्रयोग करते हैं, बस्ती देते हैं, नस्य करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये सब करते ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। शिरक पिच्चू शिरोधारा ये भी करते हैं। लेकिन ये सभी करने के बावजूद भी ग्रोथ अरेस्ट हो गई, या फिर कुछ हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया, यहाँ पे ही बात रहती थी। ट्यूमर ठीक हुआ ऐसी बात नहीं होती थी। जब से यार ट्यूमर रिड्यूस होने लगा ऐसी बात नहीं होती थी। अब ये बात सामने जब आई तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि इसको हम भली भांति थोड़े और लेके आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो गूगल तिक्त तैल अवेलेबल, महास्नेह ऑल्सो यूज फॉर सम पर्पज, सेम पर्पज। महास्नेह का तो मैं भी प्रयोग करता रहता हूँ। गूगल तिक्त का तेल का तो मैंने नहीं प्रयोग किया। सर, मर्म स्थान पर हुआ कैंसर मेटास्टेसिस बाकी अन्य अवयव से ज्यादा कष्टदायक होता है क्या? बिल्कुल ज्यादा कष्टदायक होता है, और फिर मुश्किल मामला होता है। अभी न्यूरोकेम करके नया साइंस उभर आ रहा है एलोपैथी में। उनका कहना है कि केमोथेरेपी के जरिए ब्रेन में मेटास्टेसिस होता है, केवल रोग से नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी उसको रोकने के लिए क्या करना है ये कोई सुविधा, ये कोई विचार नहीं है। लेकिन केमोथेरेपी देनी है नहीं देनी है इसके बारे में उनके मन में संदेह नहीं, देनी है।
इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं मालूम है, ब्रेन मेटास्टेसिस होता है, फिर भी करना ही है, इस प्रकार से बताते रहते हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा, ये शायद फिर से ज्वाइन करो, दूसरा कोई मुझे रास्ता है। मैं आज एक बार इससे बात कर लूंगा विलोप से, और हो सके तो जूम मीटिंग, ये मुझे दिक्कत, तो फिर से वहां से मुझे गो टू मीटिंग पर जाना पड़ा। सूर्यावर्त का शिरशूल में कैसे अप्रोच करें, तो सूर्यावर्त की चिकित्सा करनी है। वैसे सूर्यावर्त के केसेस मैंने तो नहीं किए हैं इस प्रकार से, लेकिन उसके जरिए अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से अगर रिवर्ट होते हैं डिसीजेस और ट्यूमर साइज कम होता है या ट्यूमर नष्ट हो जाता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि ट्यूमर नष्ट ही हो गया इस प्रकार से। और इसका जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि पेशेंट एकदम खुश हो गया कि ट्यूमर नष्ट हो गया मेरा इस प्रकार से। और फिर इसमें जो आनंद होता है उसमें और ज्यादा अच्छे परिणाम निकल आते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का रहेगा। तो साना हो मध्यम साथ में आना मदिरा रस भोजन ही, मध्य साथ में अगर है और आना है तो मदिरा और रस भोजन इस प्रकार से करना है। क्षतानाम व्रणितानां च क्षत व्रण चिकित्सा, क्षत और व्रणित जो है उनको क्षत और व्रण की चिकित्सा करनी है। मैंने इनके बारे में कहा था ये गजानन पंडित वैद्य, उनकी आखिरी अवस्था में उनको सर पर आघात हुआ था और फिर वहां से विसर्प हो गया था। देख, क्षतज विसर्प मैंने पहली बार इस प्रकार का देखा। उनको ट्रीटमेंट त्रिलोक दोपेश्वर की चल रही थी और वो बच नहीं पाए, उनकी उम्र भी ज्यादा थी, उसी में उनका देहांत हो गया इस प्रकार से। तो ये व्रण चिकित्सा क्षत व्रण, ये एक अलग इस प्रकार की चीज है। और शायद इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर में इस प्रकार के ओपन वुंड जिसमें हो जाता है, खास करके ओरल कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में देखे जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े जख्म होते हैं और दोनों कष्टदायक है ट्रीट करने के लिए। तो ऐसे हालात में क्षतव्रण चिकित्सा को देख लेना, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और वहां से कुछ चिकित्सा इसमें कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आश्वासेन इष्टलाभेन वायु प्रशमनेन च हर्षणैश्च शमयन्ति कामशोक भयज्वराः। कामशोक भयज्वर जो है वो आश्वासेन, आश्वासन देना, इष्ट लाभेन इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होना, वायु प्रशमनेन च, वायु का प्रशमन होने से, हर्षणैश्च, और हर्षण होता है तो उनका शमन हो जाता है। अभी ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का है। तो आश्वासन चिकित्सा ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि तुम ठीक हो जाओगे इस प्रकार से मरीजों को बताना और आश्वासन करते रहना इस प्रकार से होगा इस प्रकार से। तो अगर रुग्ण हमारे अधीन है और मान लेता है हाँ ठीक है मैं इसी रास्ते पर चल रहा हूँ फिर भी मैं ठीक हो जाऊंगा इस प्रकार का इष्ट लाभ, ये जो मानस हेतु जो बताया गया है, इष्टस्य अलाभात लाभाच्च अनिष्टस्य, ये दो मानस हेतु सूत्रस्थान 8वें अध्याय में बताए गए हैं। तो वहां लाभाच्च अनिष्टस्य, इसमें च से चक्रमणि दत्त ने प्रश्लेष निकाला है, और इष्ट वस्तु का भी लाभ होता है तो भी मनोविकार हो सकता है, ऐसा बताया।
अनिष्ट वस्तु का लाभ हो गया तो मनोविकार होता ही है, और इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो भी मनोविकार होता है इस प्रकार से। अब इसको मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो इसमें सभी तरीके से विचार करके वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसका सामर्थ्य ही नहीं है क्या, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। जैसे विमानस्थान 8वें अध्याय में ये जो दशविध परीक्षा इस प्रकार की बताई गई है, तो उसमें वैद्य खुद ही अपने की परीक्षा करे, कच्चिदहम अस्य अर्थस्य अभिनिर्वर्तने समर्था न वा इति। मैं खुद इसके लिए कारीगर हूं या नहीं हूं, ये पहले देखना है। मैं जो जिस रोग की चिकित्सा करने जा रहा हूँ या जिस रोगी की चिकित्सा करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं सक्षम हूं या नहीं हूं इस प्रकार से। ऑनलाइन गेमिंग साइट में हारने की वजह से क्रोध निर्माण, इसका एक उदाहरण है, मॉडर्न साइंस भी मानता है। ओके, तो ये तो फंसाने वाली बात है, या ऑनलाइन रमी वगैरह ये जो सभी बातें हैं। लेकिन लोग फंस जाते हैं इस प्रकार से, तो इससे तो बच के दूर ही रहना है, ये अहम इस प्रकार का मुद्दा है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मिलने की कोई संभावना नहीं है, या मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ, तो हमारा उद्दिष्ट कम करना यही वहां पे आवश्यक होगा। कई बार मरीज आते हैं एडवांस स्टेज, लास्ट स्टेज में कैंसर में है, और फिर पूछते हैं कि आप 100% गारंटी देते क्या उसको ठीक करने के मरीज को। तो मैं बताता ऐसा तो नहीं हो सकता। 100% गारंटी कोई भी नहीं देगा इस प्रकार। तो फिर कहते हैं कि वैद्य कुछ काम का नहीं है। तो हमें छोड़कर दूसरी जगह निकल जाते हैं, फंस जाते हैं। दूसरी जगह जाकर वो उनको कहता है क्या मैं करूंगा, होता नहीं है, और फिर पैसा निकल जाता है, कुछ भी नहीं होता है इस प्रकार से। तो मैं कहता हूँ कि हम पहले कोशिश करेंगे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, फिर प्रोलॉन्गेशन के लिए प्रयास करेंगे। ये अगर आपको मंजूर है तो फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर नहीं हुआ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिली या प्रोलॉन्गेशन नहीं हुआ, तो मैंने तो ये बताया ही नहीं था कि इस प्रकार से होगा, क्या आश्वासन दिया था कि ये मैं इस प्रकार से करूंगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। लेकिन लोग चाहते हैं नहीं नहीं, मुझे पक्का पक्का विश्वास चाहिए कि आप ठीक करेंगे ही इस प्रकार से, तो मैं नहीं देता इस प्रकार के। तो हमें शुरुआत करनी है, वो पॉसिबल क्या है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरली पॉसिबल होती है, कुछ ही मरीज ऐसे रहेंगे कि इतने एडवांस स्टेज में होते हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मर्यादित उद्दिष्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, फिर अगर रिजल्ट मिलते हैं तो उसका विस्तार करते हैं कि हाँ अब हम रोगी ठीक हो जाए उसके भी दे प्रयास करेंगे। लेकिन शुरू में इस प्रकार का आश्वासन तो नहीं दे सकते। तो क्या हासिल कर सकते हैं ये अगर बताते हैं, तो इष्ट लाभ मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला, फिर भी मॉडिफाइड इष्ट जो है वो मुझे मिलने वाला है, तो ठीक है, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। और इष्ट लाभ हो गया, जो कहाँ तक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, भी बिल्कुल बेडिडन है, बैठने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है, हाँ ठीक है इस प्रकार से। जो हमने डिसाइड किया था वो तो मिल गया इस प्रकार से। फिर इससे वायु का प्रशमन होता है। वायु प्रशमन च, वायु का अगर प्रशमन करते हैं तो भी कामशोक भय ज्वर ये नष्ट होते हैं। इसमें एक अहम मुद्दा है कि मानसिक कारणों से जब वायु बढ़ता है इस प्रकार से, तो जिस प्रकार से दोष की दृष्टि होती है, दोष का प्रकोप होता है, उसके विपरीत चिकित्सा से ही उसका शम होगा। कामशोक भय से भी वायु निर्माण हुआ है और हम कहेंगे मधुनम लवण दे देंगे या उष्ण वीर्य चिकित्सा करेंगे, ये बात नहीं होगी।
नट अलग और बोल्ट अलग, जिस प्रकार का नट है उस प्रकार का बोल्ट चाहिए। तो इसलिए किन कारणों से वायु बढ़ा है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब काम, शोक और भय, ये जो है भाव, मानसिक भाव है, इस प्रकार के हैं। तो काम जो याति क्रोधे न और कामात क्रोध समुद्भवा, ये ज्वर की चिकित्सा आगे आई है इस प्रकार से। तो कामज ज्वर है तो क्रोध से, और क्रोधज ज्वर है वो काम से शांत होता है, एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में बताया गया है। शोक और भय ये अलग इस प्रकार के हैं। और शोक से कैसे बाहर निकलना, ये एक अहम मुद्दा है। अब जो विनश्वर भाव है उनके बारे में शोक करते रहना उचित नहीं है। तो ये समझ लेना है कि ठीक है, ये विनश्वर भाव है और नष्ट हो गया तो उसके बारे में शोक, गतम न शोच्यम, इस प्रकार की बात कही गई है। लेकिन ये होता नहीं है, लोग बरसों बरसों तक शोक करते रहते हैं इस प्रकार से। भय के बारे में थोड़ा अलग इस प्रकार का माहौल रखा कि भय क्या है, डेफिनेट करना। तो रुग्णों से अगर बात होती है या उनके रिश्तेदारों से बात होती है कि तुम्हें भय किस चीज का है, जनरली मृत्यु का भय होता है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अगर हम आश्वस्त करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं है कि तुरंत मृत्यु हो जाएगी, रिश्तेदार भी पूछते हैं कि ऐसा कुछ सीरियस मैटर है क्या कि मृत्यु हो गई, तो मैं कहता हूँ नहीं, दूध 2 लीटर जा रहा है, बाकी सिम्टम्स में रिलीफ है, तो तुरंत ऐसी कोई चीज नहीं है कि रोगी मर पाएगा इस प्रकार से। फिर दूसरे किस चीज का भय होता है, तो मैंने ये कैंसर की किताब में इसके बारे में बहस की है। सामना मानसिक ताण-तनाव और नैराश्य से, इस प्रकार से। तो जनरली मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, ये चिंता होती है, भय होता है, तो इस प्रकार से। और फिर इससे रोग बढ़ते हैं। तो मैं सुझाव देता हूँ कि एक बार सकी सभी के बारे में अच्छी तरीके से सोचो। हाँ, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो ये चिंता जरूर सताती है, भय जरूर होता है, उसमें कहीं संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। फिर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है हमारे पास, मेरा इंश्योरेंस है क्या, कितने रुपयों का है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है तो भी और क्या कर सकती है, वगैरह वगैरह, पढ़ी लिखी है तो क्या कर सकती है। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में पॉजिटिवली सोचना, ये बात जरूर होती है। नेगेटिविटी में दो प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं। एक, लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, केवल सोचते रहते हैं, समय निकल जाता है, उस समय में जो चिकित्सा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और फिर रोग बढ़ता गया। और दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव विचार मन में आते ही नहीं है, निगेटिविटी ने पूरा मन व्याप्त कर लिया है, तो पॉजिटिव कुछ आता ही नहीं है। तो कम से कम न्यूट्रल अवस्था में तो आना जरूरी है। इसलिए अभ्यंग और काउंसलिंग और शिरोधारा ये अच्छा काम करते हैं कि अगर माइंड रिलैक्स हो जाता है और कम से कम निगेटिविटी से बाहर निकल आता है, तो शायद उम्मीद बनती है कि उस समय में अगर काउंसलिंग होगा तो वो मार्ग कुछ सुझा सकेंगे, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा एक आश्वासन मिलने लगता है कि अरे हाँ, ये भी मार्ग है, इस मार्ग पर हम चल सकते हैं। मेरा एक सुझाव है कि मसाजिस्ट अगर काउंसलर हो तो बहुत अच्छी चीज होती है। मसाज करते करते काउंसलिंग उसके साथ में अगर करता रहता है। हमारे पास एक जर्मन स्टूडेंट था, डेव करके,
उसका मसाज बहुत ही अच्छा था और वास्तव में मसाज करता ही नहीं था, रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रयोग करता था कि यहाँ पे तुमने अकड़ किया है तो ये ढीला छोड़ो, इस प्रकार से रिलैक्स हो जाओ, इस प्रकार से वहां वहां पे टच करके यहाँ पे इस प्रकार का कॉन्स्ट्रिक्शन इस प्रकार का है वो छोड़ो, इस प्रकार से। और फिर ऐसे करते करते वो कुछ बोलता भी रहता था इस प्रकार से। और मेरा अनुभव रहा कि जब जब मैंने उससे मसाज लिया, मैं सो गया, गहरी नींद में सो गया इस प्रकार से। फिर वो छोड़ के निकल जाता था। और उसका कहना था कि तुम बहुत ही विचार करते रहते हो और इसलिए एक कैचिंग इस प्रकार का कुछ होता है, तो वो रिलैक्स हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, इस प्रकार से। मैंने ये तंत्र अपनाने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं एक्चुअली। कि रिलैक्सेशन करना, उसके पहले तेल को हाथ भी नहीं लगाना, सिर्फ रिलैक्सेशन करते रहना और फिर मामूली तेल लगाना, और वो भी बहुत हल्के हाथ से लगाना, कोई जोर नहीं उसमें, कुछ भी नहीं। फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे और रिलैक्स हो जाते थे लोग इस प्रकार से। तो ये काउंसलिंग और अभ्यंग, ये साथ में अगर चलता रहे, या शिरोधारा और अभ्यंग इस काउंसलिंग इस प्रकार के साथ में चलता है, नींद आती है तो छोड़ देना है। लेकिन जब तक नींद नहीं आती है तो उनको प्रवृत्त करना है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, और फिर जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो संवहन इतना ही रहेगा। शिरोधारा विथ विच ऑयल इज मोस्ट इफेक्टिव, ऐसा कहना मुश्किल है थोड़ा सा। मैं मौसी बलादी तेल का प्रयोग ज्यादातर करता हूँ, हिमसागर तेल का कभी कभी प्रयोग करता हूँ। और तक्रधारा भी करता हूँ, मुस्ता अमलक सिद्ध तक्र इस प्रकार से। तो इन सभी से रिलैक्सेशन होता है, ये अनुभव इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी उनका जो मन है रुग्ण का, वो लेने के लिए तैयार होना चाहिए। जो भी हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको रिसीव करना ये आवश्यक रहेगा। वो अगर रिसीव नहीं करता है, ये जैसे पालथी घड़ा और पानी इस प्रकार से बोलते हैं, कितना भी पानी डालेंगे तो अंदर जाएगा ही नहीं, उसी प्रकार की स्थिति होती है। व्हाट विद ब्राह्मी ऑयल, उसका भी करते हैं। तो अभी थोड़ा सा ब्राह्मी ऑयल का कम हो गया, लेकिन ब्राह्मी ऑयल भी अच्छा काम करता है इस प्रकार से। तो उस रुग्ण के हिसाब से देखना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो वायु का प्रशमन अगर हो जाता है तो कामशोक भय ज्वर नष्ट होते हैं इस प्रकार से। तो अभी वायु के प्रशमन के लिए योग अच्छा है, प्राणायाम खास करके अच्छा है। तो चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। तो प्राणायाम से या फिर समाधि से किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं इस प्रकार से। अनिद्रा विथ संवाहन एंड विथ अभ्यंग इक्वल इफेक्ट कीजी थापटणे। ओके। जोका, ये बच्चों में तो करते हैं इस प्रकार से। और झूले में बच्चों को सुलाते हैं तो बच्चे सोते हैं, ये भी काफी बार देखा गया है। बहुत बच्चा जोर जोर से रो रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा, तो झूले में डालकर घुमाते हैं तो शूल कम हो जाता है और बच्चा सो जाता है। ये काफी बार देखा गया है इस प्रकार से। तो इन सभी चिकित्सा प्रकारों का हम अगर प्रयोग करते रहते हैं, ये संवाहन या फिर मैनिपुलेशंस जो है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में प्रचलन मैनिपुलेशंस का ज्यादा है। केरल में केवल तेल लगाते रहते हैं इस प्रकार से, एक विशिष्ट स्ट्रोक रहता है, उसके जरिए करते रहते हैं। महाराष्ट्र में मसाज एक अलग, मर्दन एक अलग टेक्निक ज्यादा प्रचलन में है, और वो कम ऑयल में अच्छा काम करता है इस प्रकार से। शिरोधारा में धारा एक पॉइंट पर छोड़ना, दूसरा स्विंग मोशन, ऐसे दो प्रचलन है। इससे क्या है उचित?
ज्यादातर स्विंग होना ये ज्यादा उचित इस प्रकार का है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करना चाहते हैं वहीं पे दोष संचय है, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो शायद ये बात हो सकती है। जैसे अभी कपालरंध्र धोती की बात मैंने की और पीसीओडी में इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो शायद सिरोधारा उसी स्थान पर करेंगे तो भी काम करेगा। मुझे यहाँ पे लगता है कि किसी न किसी तरीके से वहां पे स्टिमुलेशन होना जरूरी है और इस स्टिमुलेशन के जरिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो जागृत हो जाती है और फिर वो अपना अपना काम करती है। एक तो वात के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि वात का प्रशमन हो जाता है इस प्रकार से, और फिर स्पंद के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। श्रंसव्यासे वधस्वापस आदरुक्तोदभेदनम संगांगमंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम। आगे का क्या श्लोक है? शोष स्पंदन वेष्टनम। तो वहां पे अगर वायु के जरिए वर्ड मीनिंग ऑफ संवाहन, संवाहन का मतलब हल्के हाथ से मर्दन करते रहना, चाहे तेल हो या नहीं हो इस प्रकार का। तो ये निद्रा के अवरोध में निद्राया मोह मृदाक्षी गौरवालस्य जुंबिकांगमृत तत्रेष्टा स्वप्न संवाहनानि च। तो स्वप्न और संवाहन ये निद्रा के लिए, निद्रा के अवरोध में बताया गया है। तो सोना और संवाहन करना इस प्रकार का। कपालरंध्र धवतीचा व्हिडिओ तुम्ही पाठवलाय का सर? मैंने भेजा है, फिर से एक बार भेजते हैं। इन थाई मसाज मर्दन विदाउट ऑयल करते हैं, गुड रिलैक्सिंग होता है। तो ये बात सही है। एक्यूप्रेशर भी है जिसमें कपड़ों को उतारने की जरूरत नहीं है, कपड़ों के ऊपर से एक्यूप्रेशर करते हैं और फिर भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर हम वात के हिसाब से रुक्षता है तो स्नेहन करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और फिर वायु का प्रशमन के लिए ये योग चिकित्सा ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है ना। पीडनम वो क्या होता है, वायु वहां पे अटक जाता है और ये एक्यूप्रेशर के जरिए वो रिलीज हो जाता है। और वायु कहीं पे अटक गया तो फिर वात प्रकोप हो जाता है। तो मार्गावरोध अगर दूर हो जाता है तो ये वायु अपने मार्ग पर चला रहता है और फिर प्रशम हो जाता है उसका इस प्रकार का, जो 12वें अध्याय में चरक में बात बताई गई है। तो उसको भली भांति इस प्रकार से देखना है। पीसीओडी और कपालरंध्र धवती का चा विचार किंवा संदर्भ कसा आहे? ये थोड़ा सा इंटीग्रेटेड विचार से शुरू हुआ है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस और आयुर्वेद ये सोच रहे थे, तो पिट्यूटरी का सभी हार्मोन्स पर नियंत्रण है, चाहे थायराइड हो, चाहे ब्रेस्ट हार्मोन हो, या फिर ये ओवरिन इस प्रकार के हार्मोन इस प्रकार के हो। तो पिट्यूटरी को अगर कंट्रोल करते हैं तो बाकी सभी कंट्रोल हो जाते हैं, और उस उद्देश्य से ये शुरू किया था। लेकिन हमें हमारा कुछ समर्थन चाहिए कि मैं समझता हूँ कि सर्वेंद्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु च संस्थिता यदुत्तमांगम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। सभी इंद्रिय और प्राण इन मस्तक में है। तो और खास करके ये जो वायु का प्रचलन है उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, तो इसके जरिए ये अच्छा काम करता है पीसीओडी में।
अभी ब्रेन ट्यूमर्स में मैंने शुरुआत कर दी, उसमें भी यही विचार इस प्रकार का है। अभी मैं हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और ऑफिशियल उसके जो रेफरेंसेस अगर कुछ मिलते हैं, मैंने सुना कि ऋग्वेद में जो सिखाते हैं, तो उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित इन स्वरों को दिखाने के लिए हस्त मुद्राएं की जाती है। तो अभी मैंने बताया है केरल में ये प्रचलन में है वीडियो भेजने के लिए। अब वर्णों का उच्चारण और ये हाथ की मुद्राएं, इनका संबंध कैसे होगा? तो कोल्हटकर का एक कहना था कि वर्णों का उच्चारण का संबंध पंच महाभूतों से है। अक विसर्जनीयानां कंठा ऐशानां तालु वगैरह जो बात बताई गई है, ये स्थान महाभूतों से जुड़े इस प्रकार के है। और फिर अगर हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि ये इस महाभूत के में कुछ परिवर्तन आ गया है और उसके जरिए कुछ करना है, तो शायद ये हस्त मुद्रा के जरिए उसके ऊपर काम करेंगे। सर ने तो ये दोष कौन सा है ये देखकर उसके विपरीत चिकित्सा करनी है, इस प्रकार से किया था। उनका लेख है अभी, लेकिन मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है हाल ही में। आजकल जो विविध वाइब्रेटर्स मिलते हैं, उनका धारा जैसा कुछ उपयोग होता होगा क्या? होगा। कर्णरंध्र धवती इसी से आई है कि कान में अंगुली डाल के वाइब्रेटर होता है, उसमें वाइब्रेशंस अंदर देते हैं इस प्रकार से। अब यंत्रों से मिलने वाले वाइब्रेशंस और केवल हम हाथ से अगर करते हैं, और उसमें भ्रामरी है उसके साथ में, कर्णरंध्र धवती में भी भ्रामरी है और इसमें भी भ्रामरी है, ये कपालरंध्र धवती में भी। तो भ्रामरी एक अलग तरीका है। तो भ्रामरी के बारे में सोचना है, और भ्रामरी का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से कर्णरंध्र धवती या कपालरंध्र धवती से करते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ कि वाइब्रेटर ये जिस प्रकार से काम करता है, उसको हम भली भांति जहां जहां पे कुछ रोग है वहां पे अगर कर सकते हैं, तो शायद बात बनेगी। इसमें एक आकाश मुद्रा है हाथ में, उसका मुझे ऑफिशियल रेफरेंस कहाँ से लिया गया है मालूम नहीं है, लेकिन 5 अंगुलियां इकट्ठा करना, ये आकाश मुद्रा इस प्रकार की है। और उनका कहना है कि ऊपर की दिशा में करके वे आकाश मुद्रा करनी है इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनती है संस्कृत मीनिंग ऑफ संवाहन, संवधिक वह इस प्रकार का धातु रहेगा तो सम्यक रीति से वहन करना, ये मीनिंग होगा उसका, अच्छी तरीके से वहन होगा। कितने ही रुग्णों को शरीर पर कहीं भी दबाव पर उद्गार आता है, ऐसे दिखता है, ये अलग होते हैं, तो उसमें तो ये काम करेगा। पेशेंट एज 80 ईयर्स घर पे खाना खाते वक्त शंका लेती है शंका लेती है, और पहले जिसने खाना लाया उसे खाने बोलती है, ये बाद में खुद खाती है। निद्रा नाश है, रिलैक्स नहीं होती रहती, इसमें शिरोधारा यूजफुल हो सकेगी। ये उसको एक नाम है इस रोग को। हाँ, याद आएगा। बड़े बड़े व्यक्तित्व, मोदी जी, पुतिन, इलॉन मस्क, सब हस्त मुद्रा प्रयोग करते। ये तो मालूम नहीं है मुझे करते हैं इस प्रकार से, लेकिन हमें शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्सेसिव कंपल्शन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, ये इस प्रकार का जो करना है कि शक लेते रहना इस प्रकार से, और फिर उसमें कंपल्शन में आकर संशय लेते रहते हैं इस प्रकार से।
तो ये ओसीडी है। ओसीडी वैसे भी कठिन है ट्रीट करने के लिए। तो इसमें इन सभी का प्रयोग जरूर हो सकता है इस प्रकार से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अभी योगेश चांदोरकर करते हैं, वो कहते हैं कि वो एनर्जी हाथ में लेते हैं पंचमहाभूत वगैरह की, और फिर मरीज को दे देते हैं, और ये टेक्निक है ऐसा उनका कहना है। अब ये तो मुश्किल बात है कि वे उन पर ही ये निर्भर है, बाकी कुछ लोग उसके उसमें कर नहीं पाएंगे, ऐसा उनका कहना है इस प्रकार से। और इसमें खुद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं सोच रहा था कि मरीज को ही कहे कि वही एनर्जी पाने की कोशिश करे और उसका विशिष्ट तरीके से विनियोग करे। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि नाभि में अगर हम ये नाभस मुद्रा करते हैं, एक हाथ से ऊपर और एक हाथ नाभि पर, इस प्रकार से करके और ओंकार का जाप उसके साथ में, तो शायद बात बनेगी, क्योंकि नाभि ये शिरावह स्रोतस शिरा का मूल स्थान है, और वहां से 175 वातजुष्ट, 175 कफजुष्ट, 175 पित्तजुष्ट और 175 शुद्ध रक्त वहन करने वाली नाड़ियां हैं, शिरा है। तो उनके जरिए दोषों का प्रकोप भी इन सिराओं से होता है और दोषों का प्रशन भी इन्हीं सिराओं से होता है। तो शायद और शुद्ध रक्त का भी प्रचलन इन्हीं सिराओं के द्वारा होता है। और ये आकाश मुद्रा है, तो आकाश मुद्रा के जरिए स्रोत शोधन करना, ये नाड़ी शुद्धि ये जो बताते हैं, इसमें शायद हो पाएगी। तो अभी मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ इसका। एक बार निसार से भी बात कर लूंगा। तो ये थोड़ा आसान है इस प्रकार से करना, और फिर नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, दोष अपने अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे, और फिर प्राणायाम के जरिए बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो ये बात बन सकती है। तो अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ, और ये हस्त मुद्राओं के बारे में सोच रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। Share the video, sir. Yes. Acupuncture, acupressure is instrumental. संवाहन. Acupuncture, acupressure is हाँ तेज है. उत्तर बोधि मुद्रा करते हैं ये सभी लोग, वीडियो शेयर किया है ग्रुप पर। ओके, उत्तर बोधि एक्चुअली अभ्यंग एवरी डे करने के लिए कहा है। वो करने से वायु शरीर त्वचा में कहीं भी नहीं अटकती शायद। नित्य करने के लिए कहा है, हर रोज करने के लिए कहा है ये नहीं है। अभ्यंगम आचरण नित्यम, नित्यम का मतलब नित्य रूप से करते रहना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ, हर दिन 2 बार करता रहता हूँ। आजकल रेकी से डिस्टेंट बॉडी हीलिंग करते, उसके बारे में कुछ बोलिए। ये रेकी के बारे में जो है वो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वो 2 दिन में रेकी सीख जाते हैं, रेकी मास्टर बन जाते हैं। ये थोड़ा अजीब है इस प्रकार से। ठीक है। कल इसको आगे बढ़ाएंगे। सोनाली तुम हो क्या? तुम वो शेयर करो जीएसवीसी में, निसार का जो वीडियो है वो शेयर करो। नाही तर तुला माहित, तुझ्याकडे आहे ना? पाठवून दे. आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।
श्रद्धा तुम सुश्रुत को फ़ोन करो, वो एडमिन है, तो वो ऐड करेगा। विरम्यते